हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज से रिलेटेड 13 फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंडिसेस के बारे में पढ़ा, उसका प्रॉपर्टी भी पढ़े हम लोग। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ पढ़ाई की, जिसमें आपको कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन दोनों चीज के बारे में बताया गया और साथ ही साथ इन सब से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी भी आपको बताए गए थे। और जाते जाते आपको कुछ क्वेश्चन जो कि होमवर्क के तौर पे आपको दिए हुए थे, तो सबसे पहले तो हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आप लोगों ने जो सोल्व किया है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हाँ आप सही हो या फिर आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है वो गलत है। और अगर गलत है तो आप इस चीज को सोचिए कि क्यों गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, कहाँ मिस्टेक था, और आप अपने मिस्टेक को पकड़ना सीखिए। कोई भी एक बच्चा जब अपने मिस्टेक को समझ लेता है कि हाँ हम यहाँ गलती कर रहे हैं, तभी जाके वो एक अच्छा स्टूडेंट बनता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको खोजना है कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन से। तो बच्चे ये आपका वो 10 क्वेश्चन है जिसे आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि 4 टू द पावर -3/2। तो सबसे पहला चीज इस 4 को क्या हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो हाँ एकदम लिख सकते हैं। और आपको ये बताया गया था लास्ट टाइम फॉर्मूला में कि अगर पावर का पावर, यानी कि ये तो पावर में है ही पहले से 2 का, और इस टोटल का पावर है -3/2, तो पावर का पावर क्या होता है बच्चे? तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये 2 -3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 2 और ये 2 कैंसल, क्या बच गया आपका? तो 2 का पावर -3। और अगर 2 का पावर -3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3, और 1/2 का पावर 3 यानी कि हो जाएगा आपका 1/8। ठीक है बच्चे, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 9 टू द पावर में 3/2। तो ये हो जाएगा आपको 9 को हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और इसका भी पावर आपको क्या दिया हुआ है? तो 3/2 दिया हुआ है। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ये 2 जो होगा ये 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया? 3 का पावर में 3, और 3 के पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 27। अब जैसे यहाँ 125 है, तो 125 को हम लोग 5 का पावर कितना लिखेंगे? 3, और इसका होल पावर कितना है? तो -2/3। तो जैसा कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 से, 3 और 3 कैंसल, क्या बच जाएगा? 5 का पावर -2, यानी कि 1/5 का पावर 2, और 1/5 का पावर 2 यानी कि 1/25। यही हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये है आपको 1/216। तो जैसा कि बच्चे आप जान रहे हैं, इस 216 को हम लोग लिख देंगे 6 टू द पावर कितना? तो 3। आप चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, और 36 को 6 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 और 6 36 अगेन, यानी कि आपका 216 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो 1/, अब ये हो गया आपका कितना? 1/6 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 6 टू द पावर -3, क्योंकि अगर पावर बाई में रहता है तो ऊपर जाने पे ये निगेटिव हो जाता है। ये टोटल प्रॉपर्टी आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया गया है। और इसका भी पावर क्या है? तो -2/3। यहां से आप पावर का पावर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई होगा -2/3 से, 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 का पावर 2 हो गया। 6 का पावर 2 बच्चे कितना हो जाएगा आपका? तो 36। अब आते हैं 16 के पावर में 5/4। तो 16 के पावर 5/4, तो पहला चीज तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, और इसका भी पावर क्या है? तो 5/4। पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4 से, ये 4 कैंसिल, तो ये बच गया 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 यानी कितना? 32। यही हमारा आंसर। अब यहाँ 8 के पावर 2/3 है, तो 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिखेंगे,
और इसका भी पावर क्या हो जाएगा 2/3, वो दे रखा है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, 3 कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 4। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये 1/6 का पावर -2 है, तो अगर ये पावर को आप ऊपर लेके जाओ तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी में आपको लास्ट टाइम इंडिसेस की प्रॉपर्टी में फॉर्मूला लिखवाया गया था, और 6 का स्क्वायर आप भी जान रहे कितना होगा तो 36। अब बच्चे आते हैं हम लोग नेक्स्ट 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन पे। जैसा कि यहाँ 8 है, तो आप भी जान रहे हो 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये जगह 2 का पावर 3 का पावर 5/3, और इस 4 को लिख देंगे 2 का पावर 2 का पावर -5/2। अब जैसा कि बच्चे यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, और यहाँ आपका 2 मल्टीप्लाई होगा -5/2 से, यहाँ से आपका 3 कैंसिल, यहाँ से आपका 2 कैंसिल, तो बच्चे यहाँ आपका क्या बच गया, तो 2 का पावर 5, बच्चे यहाँ पे क्या बच गया 2 का पावर -5। अब जैसा कि हम लोगों ने a के पावर m इंटू a के पावर n, ये तो आप 6, 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, तो a के पावर m और n जुड़ जाता है, यानी ये 5 और ये -5 ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 0, और किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू कितना, तो 1। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है फिर से 1/216, अभी अभी आपको बताया गया था कि 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 216 आता है, हम इसको 6 टू द पावर क्या लिख देंगे बच्चे, तो 3 पावर में क्या है आपका -2/3, और ये हो गया आपका 1/6 टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पे ये 1/6 टू द पावर 3 को हम लोग लिख देंगे 6 का पावर -3, यहाँ पे है -2/3, और यहाँ हो गया 6, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा बच्चे, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे हम यही कर देते हैं, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आपका 6 स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका सॉरी हाँ यहाँ पे भी बच गया आपका 2। अभी तक तो हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। तो पावर का पावर आपस में ऐड हो जाता है, तो यह हो जाएगा 6 टू द पावर में 2 + 2, यानी कि 6 टू द पावर में 4, यही हमारा आंसर। बस आप ध्यान रखिएगा कि कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है मैथ्स में, तो छोटा सा मिस्टेक के कारण थोड़ा सवाल ही आपका गलत हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ 9 के पावर में 3/2 है, तो 9 को हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर, इसका भी पावर 3/2, ठीक है। 81 को लिख देंगे 3 का पावर में 4, इसका भी पावर -3/4, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3 का पावर 3। थोड़ा सा तेज भी बनते हैं क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को गुना करोगे 3/2 से तो 2 कैंसिल ना, यहाँ पे भी 4 कैंसिल, तो यहाँ 3 का पावर बचेगा सिर्फ -3, यानी कि ये हो गया आपको 3 - 3। कहने का मतलब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो m और n को जोड़ो, 3 और -3 को जोड़ोगे बच्चे कितना हो जाएगा, तो 0, और किसी भी चीज का वैल्यू पावर 0 तो वैल्यू कितना 1। तो ये 10 क्वेश्चन था जो कि आपको लास्ट लेक्चर में दिया गया था सोल्व करने के लिए, तो आप एक बार इसको मिला लीजिए, अगर आपका सही है फिर वेरी गुड, और अगर गलत है तो कहाँ गलत है वो देखिए और सही कीजिए। तो बच्चे ये था आपका 10 क्वेश्चन। उसके सोल्व होने के बाद हम लोग एक बार ये चर्चा कर लेते हैं कि अब जो हमारा पढ़ाई है वो किस वे में और किस टॉपिक के आधार पे चलेगा। तो देखिए बच्चे, जैसा कि आपका ये बेसिक पार्ट के बाद सबसे पहले हम 11th में एक टॉपिक है आपका सेट्स। कौन सा टॉपिक है, सेट्स। तो जस्ट इसके बाद हम लोग सेट्स पढ़ेंगे। सेट के बाद जब सेट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग जानते भी होंगे पहले से, और इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने 10th से पहले पढ़ रखा भी होगा। फिर नंबर सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी लिखते हैं, इनइक्वालिटी भी थोड़ा बहुत आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस के बाद हम लोग देखेंगे लॉगरिथम। ये टोटल का टोटल आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ही आता है, ठीक है।
तो ये आपका सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। और आपका लेक्चर, जैसे कि आपको शायद नहीं बताया गया था, कि आपका जो लेक्चर होगा वो एक दिन के गैप पे आएगा, यानी कि आपका लेक्चर आपको टीटीएस मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार टीटीएस के फॉर्म में आएगा। ये 11th का लेक्चर। और 12th का लेक्चर आपको MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो तीन दिन। और संडे को आपका एक प्रकार से रेस्ट रहेगा, छुट्टी रहेगा, या फिर संडे को भी आपको लेक्चर डालेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि संडे को 11th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए लेक्चर दे दिया जाए। तो ये मत सोचिएगा कि संडे को रेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो हम लोग सीधे स्टार्ट किससे करेंगे, तो सेट से। तो सबसे पहला चीज आप लोग हेडिंग दे दीजिए सेट्स। क्या हेडिंग दे दिए, सेट्स। सेट्स नाम से पता लग रहा है कि सर ये जैसे लग रहा है कि एक समूह, नहीं, जैसे कि आप लोग जाते होंगे तो जैसे पेन खरीदते हो, ठीक, तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं मेरे हिसाब से वो एक दो नहीं, सर दुकानदार को क्या बोल दोगे, पूरा जो है ना पूरा सेट ही दे दीजिए, एक पूरा पैकेट ही दे दीजिए। तो एक जगह पैकेट कलेक्ट हो गया तो उसी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। या फिर जब शुरुआत में कॉपी खरीदने जाते हो तो आप 6 कॉपी या 10 कॉपी खरीद के लाते हो, तो एक जगह इकट्ठा करके लाते हो ना, तो उन सारी चीजों को हम लोग सेट्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले सेट्स का आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए। सेट में लिखते हैं, ए सेट is a collection of well-defined objects, comma, which are distinct from each other। देखिए बच्चे, इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि एक सेट जो है वो क्या है, तो कलेक्शन है, यानी कि किसका कलेक्शन, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो भी हम लोग कलेक्ट करेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक। उसके बाद और क्या लिखे, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और उसमें कोई भी अगर कलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट है तो वो एक जैसा नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए हम लोग पहले एग्जांपल में लिखे v इक्वल टू a, e, i, o, u। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, सब बच्चे जानते हैं कि ये पांचों वोवेल हैं, और वोवेल को एक जगह कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए रख दिया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेट, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ए से लेके यू तक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि हम लोगों ने यहां लिखा है। और इसी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मेंबर्स भी कहते हैं, और इसी मेंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये तो भी मेरा सेट हुआ, और इस V को हम लोग इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेंट। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या सेट को हम लोग बस इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो नहीं बच्चे, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। V क्या है, तो V है दी कलेक्शन ऑफ all vowels of English alphabet। या तो सिर्फ आप यहां वॉवेल्स तक भी छोड़ सकते हो। तो इसी चीज को हम लोग इसी तरीके से लाइन में लिखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो सबको पता है कि वॉवेल में सिर्फ 5 चीज आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ये और ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका क्या है, तो अलग अलग है। तो इसी से हम लोगों ने क्या देखा कि सेट को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इस तरीके से और एक दूसरा ये तरीका है, जिसके बारे में जस्ट इसके बाद हम लोग अभी जानेंगे।
अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बच्चे आप देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आपको लिख दिया गया, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। देखिए बच्चे, प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, यानी कि जिसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ हो, ये वो वाला कंडीशन है। और प्राइम नंबर के बारे में हम लोग नंबर सिस्टम में जानेंगे। आप जानते हैं तो फिर वेरी गुड, और अगर नहीं जान रहे हैं तो वेट करना पड़ेगा आपको नंबर सिस्टम के लेक्चर तक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो पहला 5 प्राइम नंबर आप क्या लिख सकते हो? तो क्या लिख नहीं सकते हो, लिखना ही पड़ेगा। क्या? तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। कि पीछे से आवाज आएगा, सर सर गलती कर दी, और आपके आवाज तो हम सुन नहीं रहे, लेकिन आपके फीलिंग कौन समझ रहे हैं। तो ये 3 नहीं होगा, ये क्या होगा? 5। प्राइम नंबर तो 1 और 8 से डिविजिबल हो ना, तो 4 कहां से प्राइम नंबर हो? तो 2 से भी डिविजिबल आता है ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो ये 5 नंबर को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दिए। यही हो गया मेरा एक प्रकार का सेट, और इसको इंडिकेट कर दिए किससे? तो ए से। फिर किसी बच्चे का ध्यान जाएगा, सर हमेशा कैपिटल में ही क्यों लिख रहे हैं? ए यहाँ भी कैपिटल, बी यहाँ भी कैपिटल। तो आप सही सोच रहे हैं कि हम लोग जब कभी भी इवेंट, कहने का मतलब सेट को अगर डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से ही इंडिकेट करेंगे। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आप हमारे पास नहीं है, आप अपना डॉट क्लियर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आपको ढेर सारा एग्जाम्पल करवा दें, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए तो क्लियर हो जाए। और चलिए एक एग्जांपल आप पे ही देते हैं कि आपसे बस इतना पूछा जाए कि ये बता दो कि ये सेट है या नहीं है। तो तीसरा एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम बॉयज इन योर क्लास। अब सब बच्चे के चेहरे पे हंसी, हाँ हाँ ये तो होगा सर, ये तो सेट होगा। वो तो टिक भी लगा दिया, हाँ सेट होगा। जैसी टिक लगाया वैसी वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बच्चे? क्योंकि यहाँ हैंडसम जो है इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि हैंडसम किस सेंस में। क्योंकि हर बच्चा एना में खुद को देख के कभी नहीं बोलेगा कि हम अच्छे नहीं है, सब बोलेगा हम अच्छे ही, हम हैंडसम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बोले। तो इसका मतलब सब अपने लिए हैंडसम ही है, तो किसको सेट में रखोगे? किसको एक जगह कलेक्ट करोगे, किसको एक जगह कलेक्ट नहीं करोगे? बानी मुश्किल है यहाँ पे ना। कहने का मतलब हैंडसम को आप यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि किस वे में हैंडसम, तो इस वजह से ये आपका सेट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए चौथा, द कलेक्शन ऑफ novels written by राइटर जो भी हो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया नोवेल। तो सब बच्चे जानते हैं कि ये सेट होगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी कितना भी बुक लिखे होंगे तो कितना 25, 50, 100, और उसको आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, पांचवा, द कलेक्शन ऑफ इलेवन गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन वर्ल्ड, या इंडिया भी लिख सकते थे। तो ये जो है आपका सेट नहीं होगा। फिर बच्चे का सवाल आएगा, सर ये कैसे? हम 11 अच्छे प्लेयर का नहीं लिख सकते हैं, हम तो 12 लिख सकते हैं, आप 11 की बात करते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ गुड के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ कि गुड किस सेंस में।
जस्टिफाई नहीं किया हुआ है गुड को, क्योंकि आप जो 11 प्लेयर चुनोगे अच्छा, और हम जो 11 प्लेयर चुनेंगे एकदम मेरे लिए बेस्ट, तो क्या वो दोनों सेम होगा? नहीं, वो दोनों में चेंज कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर आपका आंसर अलग हो गया, तो इसका मतलब ये आपका सेट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि किसी को बॉलर पसंद है तो किसी को बैट्समैन, किसी को विकेट कीपर, नहीं तो आप यहां पे गुड को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपका सेट नहीं हुआ। अब जैसे यहीं पे बोल देता कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो हाँ वो सेट होगी। फिर कोई बोलेगा सर नेचुरल नंबर तो बहुत होगा, अनंत तक जाएंगे, तो उसको कैसे बोल दिया आप? तो आप उसको लिख तो सकते हो ना, तो आपका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सेट होगा। या यहाँ पे बोल देता कि ऑड नंबर लेस देन 50, हाँ वो भी हो जाएगा। तो आपको सेट से रिलेटेड जो भी एग्जांपल है बुक में, उसको भी सोल्व कर सकते हो इन्हीं सब से रिलेट करके। अब जैसे कि सेट हमारा कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमने आपको क्या बोला, 3-4 पॉइंट भी समझाया था। क्या सब एक बार हम फिर से याद दिलाते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के ही अंदर लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट होगा, एलिमेंट, ये जो आप एलिमेंट है उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये जो आपका सेट है यानी इवेंट भी बोलते हैं इसको कैपिटल से इंडिकेट करते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। तो इन सारी चीज को हम लोग एक 2-3 पॉइंट वाइज करके, नोट्स वाइज करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला नोट हो जाएगा आपका, नोट्स में फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट्स that forms a set is called elements या objects। ऑब्जेक्ट लिख दिया ना, एलिमेंट्स या मेंबर्स, ये हम आपको लिख चुके हैं। ये जो आपका ऑब्जेक्ट बोले थे ना, इसको हम लोग मेंबर भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एलिमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वाइल को हिंदी में बोलते हैं जबकि, इसका मतलब ये होता है कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। वाइल एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, यानी कि एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? तो डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा, वी डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन अ सेट, यानी कि सेट में आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हो। तो फिर इसके बाद एक और लिख ही लेते हैं, चौथा, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। यानी कि आप ये जो एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, हम लोग सीरियली लिखे ना, स्टेप बाय, यानी कि पहले फिर आई फिर ओ फिर यू, तो इसको आप अल्टरनेट भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिस्टमैटिक ही हो, आप इसको कुछ इस तरीके से ए यू आई ई ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे आएंगे। इसके बाद बच्चे हम लोग
हेडिंग दे देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो हेडिंग दे दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सेट्स, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और वो हम आपको बता चुके हैं एग्जांपल में कि कितने तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 तरीके से। तो देयर आर 2 ways to represent a set, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका? 2 तरीका। पहला है आपका टेबुलर फॉर्म, या इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। क्या सब कहते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसा कि हम लोगों ने ए ई आई ओ यू को ब्रैकेट में इंडिकेट किया था, तो यही हो जाता है आपका टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में आप लोग लिखिएगा इन दिस मेथड a set is described by listing elements, comma separated by comma and enclosed in the curly bracket। देखिए बच्चे, इसका ही मतलब हुआ कि इस मेथड में आप जो एलिमेंट को है वो सेपरेट करोगे कॉमा से, और उसे इनक्लोज यानी कि आप उसको रखोगे किसमें? तो कर्ली ब्रैकेट में। तो पहला चीज तो आपको इस पे ध्यान देना है, और दूसरा चीज इस पे ध्यान देना, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट। जैसा कि बच्चे एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर, जैसा कि हम लोग लिख दिया 1 2 3 4 5, ये एक प्रकार का आपको क्या हो गया? तो सेट हो गया। किस फॉर्म में? तो रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर ये है क्या चीज, ये वेल डिफाइंड है क्या? तो हाँ, हर बच्चा जानता है कि 1 से लेकर 5 तक हम लोग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहेंगे ना। इसी में और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसा कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिए b = 0 2 4 6 8। ये क्या है बच्चे? ये है आपका इवन नंबर, सम संख्या। बहुत बच्चे के मन में होगा सर 0, तो चलिए हम लोग आपसे पूछ ही देते हैं कि 0 क्या है, इवन या ऑड। पास में रहते तो आंसर आता, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आ सकता। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये ना ही इवन है ना ही ऑड है, तो आप गलत है बच्चे। 0 आपका इवन है। क्या है? इवन नंबर, सम संख्या। प्रूफ, हाँ प्रूफ, बहुत बच्चे प्रूफ भी सोच रहे होंगे तो सर प्रूफ भी बता दीजिए, तो एक्सेप्शन में इसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा? तो रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब दूसरा है आपका सेट बिल्डर। क्या है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम लोग रूल मेथड भी कहते हैं, या इसी को हम लोग सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं। तो बच्चे इसको आप अंडरलाइन कीजिए। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, या फिर इसको हम लोग सिंबॉलिक मेथड, ये 3 चीज से बुला सकते हैं। हाँ, जनरली आपको सेट बिल्डर ही बोला जाएगा। तो इसमें लिख लीजिए इन दिस
we write down a property या rule which gives us all the elements of the sets। देखिए बच्चे, इसका ये मतलब हो गया कि इसमें आपको सेट का रूल या फिर आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं वो लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग इसी चीज को, या आपका किस फॉर्म में है, रोस्टर या टेबुलर बोल सकते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे सेम एज इट इज किस फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहाँ पे आपका ए तो गिवन है, क्या गिवन है, तो 1 2 3 4 5। अब इसी चीज को हमें सेट बिल्डर में बनाना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ए बराबर, यानी ए क्या है, तो ए है एक्स, ए क्या है एक्स। उसके बाद ये सिंबल देंगे, इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। तो ए क्या है एक्स। अब यहाँ पे ये एक्स क्या है, तो एक्स आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा सेट बिल्डर और ये हो जाएगा मेरा कौन सा, तो रोस्टर। ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ये जो आप इस तरीके से लिखें, क्या हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, तो नहीं बच्चे, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि ए क्या है, तो ए है एक्स और सच दैट एक्स बराबर एन, स्मॉल एन, यानी कि ए अपना सारा जिम्मा थोप दिया एक्स पे कि भाई हम कुछ नहीं है, जो है सो एक्स है। अब एक्स क्या है, तो एक्स है एन, स्मॉल एन, और ये स्मॉल एन क्या है, तो ये स्मॉल एन को बोल दिया कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, ये आप अपना साइड में लिख लीजिएगा। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये n क्या है, तो नेचुरल नंबर, और कब तक, कहां तक, तो n लेस देन 6 लिख लो, यानी कि x क्या है, तो n है, और n क्या है, तो नेचुरल नंबर बिलोंग, ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का। ये भी हम आपको अभी जस्ट बताने वाले हैं, चिंता ना कीजिए। ये सिंबल भी आप अपना नोट कर लीजिएगा, इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं। जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद, यानी ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग बिलोंग्स टू पे ही आएंगे, तो टेंशन ना लेना है आपको। n बिलोंग कर रहा है किससे, तो n से, कैपिटल n से, यानी नेचुरल नंबर से। और ये नेचुरल नंबर तो लाखों करोड़ों होगा, 1 से अपना गिनते जाएंगे तो होते जाएगा। तो हमको यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा, ये जो n है वो कब तक है, तो लेस देन 6 है। लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ही तो आएगा ना। तो इसी चीज का आप 2 तरीके से आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 2 तरीके से। आप इसी चीज को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो मोर देन 1 आंसर संभव है। इसका मतलब यहां आपको यह समझना होगा कि आप जो क्वेश्चन बनाओगे किसी भी बुक से, तो आपका जो आंसर है और बुक में जो गिवन आंसर है वो थोड़ा बहुत वेरी का मतलब होता है थोड़ा सा डिफरेंस उसमें रह सकता है। तो इस चीज को आप टेंशन ना लेने लगना कि हमारा तो आंसर ही नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो बी क्या है, तो 0 से लेके 8 तक। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे कि बी क्या है, तो एक्स, और इसके बाद किस चीज का सिंबल है, तो सच दैट का। किस चीज का, सच दैट का। सच दैट का ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है। अब यहां हम लोग लिख देंगे कि एक्स आर फर्स्ट 5 इवन नंबर, पहला 5 इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या।
तो सबसे पहला चीज तो आप इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले चीज इस पे क्वेश्चन क्या करेंगे, तो 5-7 क्वेश्चन देखते हैं। टेबुलर से रोस्टर में बदलने वाला, और रोस्टर और टेबुलर तो एक ही हुआ। रोस्टर से सेट बिल्डर में बदलने वाला, और सेट बिल्डर से रोस्टर में बदलने वाला। आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए बच्चे, ये आपका 5-5 क्वेश्चन है जो कि एक्सप्रेस करना है। पहला वाला रोस्टर में, इसका मतलब ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक्सप्रेस करना है सेट बिल्डर में। इसका मतलब ये 5 क्वेश्चन आपको किस में दिया हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर को ही टेबुलर भी कहते हैं, दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पहला एक्सरसाइज जो आपका सेट का वो इसी से रिलेटेड है और इसी पे बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे यहाँ हम आते हैं कि हमें a बराबर लिखना है। a क्या है, तो x। a क्या है बच्चे, तो x, और ये किस चीज का सिंबल है, सच दैट का। यानी a है x और x क्या है आपका, तो n का स्क्वायर, और n लेस देन 5 है, और n आपका होल नंबर होना चाहिए। तो 5 से छोटा होल नंबर, w रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, ये सब हुआ होल नंबर, 0 लगा करके। तो जैसे ही हम n के जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 का पावर 3 0, 0 के बाद होल नंबर क्या होगा, 1, तो 1 का पावर 3 1, 1 के बाद आपका होगा 2, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, 2 के बाद होल नंबर आएगा 3, 3 का पावर 3 हो जाएगा 27, और 3 के बाद होल नंबर आएगा 4, 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 64। और यहीं पे हमारा ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, तो 5 से लेस चाहिए, 5 से कम चाहिए। तो यही हो गया हमारा पहला का आंसर, यानी किस फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में। अब दूसरा बी यहां माने हैं, बोला जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, यानी कि सम संख्या आपसे पूछा जा रहा है, लाइंग बिटवीन 2 and 20। देखिए एंड यहां लगा है, एंड का मतलब होता है बीच में, यानी कि यहां ना 2 होगा ना 20 होगा, इन दोनों के बीच का चाहिए हमें। तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। हाँ होगा ना, तो नहीं, ये 20 आप नहीं लिखिएगा, यानी कि हम लोग एक आगे बढ़ गए थे, क्योंकि 2 और 2 के बीच में 20 नहीं आएगा। फिर इसके बाद क्या बोला गया कि x जो है, x बराबर 1/n+1, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये भी दिया है कि n का वैल्यू 2 से अधिक होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, और 7 के बराबर भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ लेस इक्वल का साइन है, यानी छोटा भी है और बराबर भी है। यानी कि n हम लोग यहाँ से क्या सीखे कि n का वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7। तो जैसा कि C में जब n के जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 + 1 कितना, 4, तो ये हो गया 1/4। n के जगह पे 4 रखेंगे, तो ये 1/5, क्योंकि 4 1 5 में हो जाएगा। फिर n के जगह पे 5 रखेंगे तो 1/6, n के जगह पे 6 रखेंगे तो 1/7, और 1/8। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है x आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल 3, यानी कि सॉरी 0 से स्टार्ट करोगे ना, 0 भी तो 3 का मल्टीपल है, 0 +-3 +-6 +-9, और ढेर सारे आएंगे आपको, तो डैश डैश कर देना है। लास्ट में है कि e यानी कि x such that x are square of first 5 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और लास्ट में 5 का स्क्वायर 25। तो ये 5 आपका आसान क्वेश्चन था, जिसे रोस्टर में बदलने था, और क्वेश्चन आपको दिया हुआ था किसमें, तो सेट बिल्डर में। अब उल्टा सेट बिल्डर में बनाना है और रोस्टर में दिया है, वो आसान था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को बनाने में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहला a बराबर, हम लोग सबसे पहले लिख देते a क्या है, a अपना पल्ला जान लिया, a क्या है, तो x है। अब x क्या है, तो बच्चे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ 2, 5, 10, 17, 26, तो हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि सर यहाँ तो कुछ सिस्टम बैठ ही नहीं रहा।
ना 2 का मल्टीपल दिख रहा है, ना 5 का, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो नहीं बच्चे, आप अगर ध्यान से इसे देखो तो इसे लिखोगे कि सर देखिए 1 का स्क्वायर, चलो यहाँ पे फर्स्ट 5 रेशनल नंबर के स्क्वायर निकाले हो ना, चलो इसी से हेल्प मिल जाएगा। तो 1 में 1 0 तो 2, 4 में 1 0 5, 9 में 1 0 10, 16 में 1 0 17 और 25 में 1 0 26, यानी कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर में कितना ऐड हो रहा है, तो 1 ऐड हो रहा है। या हम लोग लिख देंगे कि x बराबर n स्क्वायर प्लस 1। फिर यहां लिखना पड़ेगा ये n क्या है, तो ये n है नेचुरल नंबर का, पता क्या नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटा, यानी 5 तक ही है ना, तो 6 से छोटा है नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? ध्यान से आप चेक कर सकते हो ना, तो मैं इनकी जगह 1 से लेकर 5 तक रखो, देख लो यही आंसर आएगा। अब आते हैं सेकंड पे, ये आसान लग रहा है हमको। क्या आसान लग रहा है, तो b क्या है, तो x और सच दैट को इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। यहां हम लोग क्या करते हैं ना, नोट में आपको लिख ही देते हैं। क्या नोट में लिखेंगे, तो दिस एंड दिस, ध्यान से, मीन्स सच दैट, याद रखिएगा, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग सिंबल सब पे भी धीरे धीरे आएंगे। यहां आपको दिख रहा है कि ये 1 है, ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहला तरीका तो आपका क्लियर है कि b क्या है, तो x है, सच दैट x बराबर 1/n, यानी कि 1/n नेचुरल नंबर, क्योंकि 1/1, 1/2, 1/3, और ये नेचुरल नंबर n को पहले लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड ये किसका सिंबल है, एंड का, और ये आपका जो n है वो लेस देन है 6 से, यानी 6 से कम है। और यहाँ कोई बच्चा सोच रहा होगा सर दूसरा तरीका क्या लिखने वाले हैं, तो दूसरा तरीका हम लोग लिखने वाले हैं कि b क्या है, तो x है और सच दैट, b क्या है तो x है और सच दैट, x क्या है, तो x आर रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, यानी उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये भी आपका चलेगा, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। हाँ, ये देख के आपको क्या लग रहा है, हाँ सर ये तो फील दे रहा है कि ये तो बहुत आसान है, क्या है, तो x क्या है, सॉरी c क्या है, तो x है, और x क्या है, तो सर 1/n स्क्वायर दिख रहा है। बहुत बच्चा तो जल्दी में लिख दिया होगा, फिर वो भूल गया कि यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कहा गया, यानी कि मुश्किल होने वाला है। सर क्या यहाँ हो सकता है, यहाँ 3 का स्क्वायर दिख रहा है सर, यहाँ हमें 5 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ हमें 7 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ हमें 9 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि हमें विषम दिख रहा है। नहीं समझे, 3 का स्क्वायर 3 विषम संख्या, 5 का स्क्वायर 5 विषम संख्या, 7 का स्क्वायर विषम संख्या, 9 का स्क्वायर विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। तो इसका मतलब हम लोग ऑड नंबर को आप पहले से सीख चुके होंगे कि ऑड नंबर को या तो हम लोग 2n+1 से इंडिकेट करते हैं या 2n-1 से इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट का मतलब भी जान रहे हो ना, सूचित। तो हम लोग अगर 2n-1 का स्क्वायर लिखते हैं, विषम संख्या को 2n+1 या 2n-1 से हम लोग सूचित करते हैं, तो यहाँ पे n क्या होगा, तो n 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, जो कि 1/1 यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे n का जगह पे हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग 2 2 4, यानी कि 2 2 4, 4 में से गया 3, और 3 का स्क्वायर आप लोग तो जान रहे हो, 2 के बाद आ जाएगा 3। फिर बोलोगे सर ये कैसे, तो 3 2 6, 6 में से 1 चला गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यही हमारा हो गया आंसर। इसी चीज को हम लोग लिख सकते थे कि n जो है वो 1 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, वो भी चलेगा। तो हम तो पहले बोल चुके हैं, आंसर वैरी यानी अदल बदल, मतलब वैरी मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन मीनिंग सेम रहता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हाँ ये तो तुक्के में कोई बना देगा, क्या है बोलो जल्दी, तो x r इवन नंबर भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है, तो 2n है,
n क्या है, तो 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, d क्या है, x सच दैट x बराबर 2n, और यहाँ लिख देंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किससे छोटा, तो 6 से छोटा। तो इन सबों में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो घबराना नहीं है कि सर तो बताए कुछ, आंसर तो आ रहा है कुछ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी में लिखेंगे, ये क्या है, तो सच दैट x आर मल्टीपल ऑफ कितना, मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10 का पहाड़ा, यानी कि 10 का एक पूर्णांक है, नहीं है 10 20 10 3 30 फिर 40 एंड डैश 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 है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। ये आपका क्या है ना, तो लो लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। और जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो पढ़ाई होगा वो 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक होगा। इस लेवल का होगा कि आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट का सीट सोल्व कर सकते हैं, और ऑनलाइन, जैसा कि अब तो हम ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, तो उन सीट का अब जैसे जैसे हमारे पास समय मिलेगा, ये नहीं जो पहले दिन हम सारा चीज करके बैठ जाएंगे, वो नहीं। इस जितने भी सीट आते हैं इंडिया के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का, उसके सीट का सॉल्यूशन भी हम लोग सोल्व करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे सीक्वेंस में, धीरे धीरे, जल्दी में, एकाएक तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसी सबसे रिलेटेड जितना हम आज पढ़े हैं उसी से रिलेटेड एक हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो बच्चे ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, यानी ए में कितने, यानी कि कितना एलिमेंट आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ये आपको बताना है। और एलिमेंट इस तरीके से है कि ब्रैकेट में a, b, इसको हम लोग पेयर बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो पेयर में a दिया हुआ है, और इसके लिए कंडीशन दिया है कि 2a² प्लस 3b² क्या है, तो 35 के, यानी कि 35 के इक्वल है। एक और चीज दिया है कि a, b बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू हम लोग अभी आज पढ़ के जाएंगे, टेंशन ना लो आप। तो a और b जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, z को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, यानी कि पूर्णांक। ये आप जानते हो 10th से पहले ही। तो जैसा कि यहाँ पे a और b सिर्फ पूर्णांक होगा, और ये भी दिया हुआ है कि 2a² प्लस 3b² बराबर 35, ये इवन है आपका। तो सबसे पहला चीज आप यहां क्या करो, थोड़ी देर के लिए b² को 0 मान लो। अगर b² 0 हो गया तो ये 2a² बराबर क्या हो जाएगा, 35, और यहां से a² बराबर क्या हो जाएगा, तो 35/2। तो क्या कभी भी ये रूट में टूटेगा ना, 35/2। जब a का वैल्यू निकालोगे तो क्या पूर्णांक आएगा, तो नहीं, यहां से a का वैल्यू पूर्णांक नहीं आएगा। इसका मतलब b² 0 रखने से कोई सॉल्यूशन नहीं आया। फिर अगर हम b² बराबर 1 रखते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² प्लस 3 बराबर 35। यहां से आपका 2a² बराबर 35 में से 3 जाके घट जाएगा तो बचेगा 32, और यहां आपका a² हो गया 16, यानी कि 16, और यहां से आपको a के कितने वैल्यू आ गए, तो 2 वैल्यू आ गए, प्लस माइनस 4, यानी कि यहां a पूर्णांक है और b² का वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब यहां से b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहां से b का वैल्यू हो जाएगा आपको प्लस माइनस 1। उल्टा वे में सोल्व कैसे उल्टा लिख लिया, तो ध्यान से, यहां से b का वैल्यू क्या मिल गया आपको, तो प्लस माइनस 1। तो जब b का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा तो उस टाइम पे a का वैल्यू क्या है, तो प्लस माइनस 4, यानी कि यहां से आपको कितने सॉल्यूशन आएगा, 4 सॉल्यूशन। बहुत बच्चा सोच रहा है सर 4 कैसे, तो देखिए बच्चे आपको लिखना है ना पहले a, b। तो देखिए एक बार अगर हम a की जगह पे 4 रखें प्लस में तो b आपका 1,
और एक बार हम ए की जगह पे 4 रखे तो बी आपका -1। फिर उसी प्रकार ए अगर -4 रखे तो बी 1, और ए अगर -4 रखे तो बी आपका -1। तो यहां से आपका ये क्या वो सॉल्यूशन आ गया, तो 4 वो सॉल्यूशन आया। अब आप 4 पे मत टिक कर देना, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ है। ध्यान से, अगर ए का 2 वैल्यू, बी का 2 वैल्यू, तो वहां से 4 वो पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा कुछ इस तरीके से। अब हम लोग, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब जब हमारा बी स्क्वायर 2 के बराबर होगा, तो जैसे ही बी स्क्वायर 2 के बराबर होगा तो सबसे पहला चीज बी का वैल्यू आएगा ±√2, जो कि पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये आपका संभव नहीं होगा। बी स्क्वायर 2 वाला संभव नहीं होगा, तो बी स्क्वायर 3 पे आएंगे, ये भी संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा भाई, क्योंकि b का वैल्यू रूट में आ जाएगा ना, तो रूट में तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए पूर्णांक। अब बी स्क्वायर का वैल्यू हम 4 रखते हैं, तो जैसे ही बी स्क्वायर का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2a² + 4, तो 4 किया बार। यहां से आपका 2a² का वैल्यू 35 में से 12 गया तो बच्चे कितना, तो 23, यानी a² कितना 23/2। ये भी आपका संभव नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों ही हमको क्या चाहिए, तो पूर्णांक चाहिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं b² का वैल्यू 5 पे, तो नहीं चलेगा, 6 पे नहीं चलेगा, 7 पे नहीं चलेगा, 8 पे नहीं चलेगा, 9 पे चल सकता है। क्यों, क्योंकि जब 9 रखेंगे तब ना b का वैल्यू ±√3 में आने का संभावना है, तो ये चल सकता है। लेकिन a भी इंटीजर होना चाहिए, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे b² का वैल्यू 9 लेंगे, तो यहाँ आपका हो गया 2a² + 9 27, यहां से आपका 2a² हो गया, 35 में से 27 चला गया तो 8, a² का वैल्यू 4 और a का वैल्यू ±2, यानी हाँ, तो बच्चे आपका यहां से भी क्या हो गया, a इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ भी a, b का वैल्यू आएगा किस तरीके से, जब a2 तो b3, और जब a-2 तो b3, जब a-2 तो b3, और जब a-2 तब b-3, यानी कि यहां से भी 4 सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा सा आप देख लेना, ये उन बच्चों के लिए है जिनका 10th के बाद इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ने का मन हो, ये उनके लिए नहीं। जो सिर्फ बोर्ड तक रहना चाहते हैं वो बच्चे तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट स्किप करेंगे, क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। ये वही देखेंगे जो स्ट्रांग है, जो समझते हैं कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो b² का वैल्यू हम 10 भी नहीं रख सकते, क्योंकि रूट में ना आ जाएगा b, तो वो संभव नहीं है। 10 नहीं, 11 नहीं, यानी कि हम वही चीज रखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9, 16, 25, 49, ये सब परफेक्ट स्क्वायर। तो 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है 16, तो हाँ b² 16, तो b ±4 पूर्णांक हो सकता है ना। तो b² जब 16, तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2a² + 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बराबर इधर 35। यहां से 2a² का वैल्यू -13 आ गया। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, यानी कि इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको कितने सॉल्यूशन आ गए बच्चे, 4। यहां से कितने सॉल्यूशन आ गए, 4। तो टोटल आपका सॉल्यूशन कितना हो गया, तो 8। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कीजिए। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि आपको पढ़ाएंगे द सिंबल दिस, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसमें आपको लिखना है, इफ x is an element of set A, comma, then we write x belongs to A। देखिए बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर A में 3 एलिमेंट 1 2 3 दे रखा है,
तो ये जो आपका 1 2 3 है ये आपका एलिमेंट है सेट ए का, तो कहेंगे ये 1 2 3 जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा। का मतलब ये कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो सही है। यहीं पे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सही है क्योंकि 1 2 ए से बिलोंग कर रहा है, और 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी क्या है, सही है क्योंकि 1 2 3 जो है वो एलिमेंट है सेट ए का। यहीं लिख देंगे कि 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, यानी कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और अगर 4 बिलोंग नहीं करेगा ए से तो उसको इसी तरीके से इंडिकेट कर देंगे कट करके, ठीक है। तो बिलोंग्स टू जैसा कि हम आपको बोले थे बता दिए। इस बिलोंग्स टू के अलावा और भी सिंबल है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का लेक्चर बच्चे हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, और जितना चीज आपको पढ़ाए है उसके बेस पे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 11th पे एनसीईआरटी बुक का आप सोल्व कर सकते हो। उसमें कुछ पार्ट जो इक्वल सेट, नल सेट यानी कि टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड होगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पे मैसेज पहुंच जाए, और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी 10th पास स्टूडेंट हैं, रिजल्ट नहीं आया है तो क्या हुआ, आएगा ही ना। और अपने आप पे अगर विश्वास है कि हाँ हमें 11th में जाना है और हमारा 10th बहुत ही अच्छा गया है, तो फिर रिजल्ट का क्या काम है, रिजल्ट तो आना ही अच्छा ही आएगा, टेंशन ना लो रिजल्ट की। 11th के पढ़ाई में बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में अगर गैप आ जाएगा बच्चे तो हो सकता है फिर आगे पढ़ने में मन ही ना लगे। पढ़ाई रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आपके एग्जाम हुए काफी दिन हो चुके हैं, सही है ना। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको बताइए कि 11th का क्लास करना हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू।